हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ पिछले 2 क्लास से 50-50 MCQ कर रही हूं और साथ में आपको भी सॉल्व करने कह रही हूं, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि आपकी तैयारी किस लाइन पर खड़ी है, आपकी तैयारी अभी कितनी और होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम अपने आज सेट नंबर 8 में बिहार विशेष में 101 से 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी आज भी 50 क्वेश्चन का सेट है और आई होप हमारे साथ आप भी सॉल्व करेंगे और कमेंट के द्वारा बताएंगे कि कितने आंसर आपके सही हुए। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि शुरू करें आज प्रश्नों का सिलसिला, अगर आप लोगों को लगता है कि ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही जो हमारे पेज पर नए हैं वो पेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट तेज़ हो, क्योंकि ये तैयारी आने वाली BPSC और बिहार दरोगा को केंद्रित में रख कर की गई है और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आज का पहला प्रश्न है, पार्श्वनाथ, ये जैन तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर हुए थे महावीर स्वामी से जस्ट पहले के। तो पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किस आयु में किया था, अर्थात कि पार्श्वनाथ ने जिस वक्त गृह त्याग किया उस समय उनकी आयु क्या थी, आपको बतानी है। ऑप्शन ए 30 वर्ष, बी 29 वर्ष, सी 33 वर्ष, डी 28 वर्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप देखिए कि पार्श्वनाथ ने जब गृह त्याग किया तो उनकी आयु क्या थी। तो उनकी आयु थी ऑप्शन ए 30 वर्ष। मैं बार बार कहती हूँ प्रश्नों को आप भी हल कीजिए, इससे आपको प्रश्नों को हल करने में मज़ा भी आएगा और आपका खुद का आकलन भी हो जाएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है। यानी राज्यपाल जब अनुशंसा करता है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसी राज्य में, तो वो किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है, किस अनुच्छेद के तहत ये सिफारिश करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 366, बी अनुच्छेद 351, सी अनुच्छेद 456 और डी अनुच्छेद 356। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत ही राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है, उसको सिफारिश करता है। प्रश्न है, किस लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालय की स्थापना करवाई थी। क्योंकि सबसे पहले पशुओं के लिए चिकित्सालय की स्थापना अशोक ने करवाई थी और मनुष्यों के लिए भी। तो कौन सा जो अभिलेख लिखा गया है जिससे ये पता चलता है। ऑप्शन ए गिरनार लेख, बी सुपारा लेख, सी एरागुड़ी, डी जौगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गिरनार लेख, यानी कि एक। गिरनार लेख से ही में ही वर्णन है कि अशोक ने पशुओं के लिए और मनुष्य के लिए, दोनों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था करवाई थी। अगला प्रश्न है आपका कि किस ग्रंथ के संकलन का तृतीय बौद्ध संगति में किया गया। यानी कौन सा ग्रंथ है जिसका संकलन तृतीय बौद्ध संगति में किया गया। ग्रंथ के नाम है वज्रयान, महायान, अभिधम्म पिटक और शेरबाद। ये चारों बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगति बुलाई थी तो 2 पुस्तकों की रचना हुई थी, सुत्त पिटक और विनय पिटक। लेकिन जब अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था पाटलिपुत्र में, तब वहाँ अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी, अभिधम्म पिटक की। जिसका सही आंसर हो जाएगा सी अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का नियम किस ग्रंथ में है। ए त्रिपिटक, बी विनय पिटक, सी सुत्त पिटक और डी अभिधम्म पिटक। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक, क्योंकि बौद्ध धर्म के नियम इसी ग्रंथ में दिए गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा, अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में है। यानी कि बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक व्याख्या है वो किस ग्रंथ में है। ए त्रिपिटक, बी विनय पिटक, सी सुत्त पिटक और
डी अभिधम पिटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिधम पिटक। इसका भी सही आंसर कौन हो जाएगा? अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है, पहली बार महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? यानी कि महाजनपद के विषय में पहले जानकारी किससे मिलती है? ए अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र, बी अष्टधाई, तीन सी में है निरुक्त और डी में गृह सूत्र। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र से मिलती है। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कालिदास किस लोक कवि को माना जाता है? यानी कि बिहार के कौन से कवि हैं जिनको बिहार का कालिदास कहा जाता है? ए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, बी महादेवी वर्मा, सी राम वृक्ष बेनीपुरी और डी भिखारी ठाकुर। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और भिखारी ठाकुर में से बिहार के कालिदास के नाम से कौन विख्यात है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को बिहार का कालिदास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के सूबेदार दरिया खान नूहानी ने किस लोधी शासक के समय में विद्रोह किया? देखिए, दरिया खान नूहानी का जो शासनकाल है, इन्हीं के शासनकाल में शेरशाह सूरी इनके दरबार में आए थे और ये जिस समय बिहार में थे उस समय आगरा में जो सत्ता थी वो इब्राहिम लोदी के हाथों में थी। तो ए है सिराजुद्दौला, बी आमिर खान, सी इब्राहिम लोदी और डी में से इनमें से कोई नहीं। तो सूबेदार दरिया खान नूहानी जो था उसने विद्रोह किया था इब्राहिम खां के समय में। उस समय शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध संघ में किसी व्यक्ति के प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होने निर्धारित की गई है? बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए एक जो समय सीमा रखी गई है उसकी न्यूनतम आयु कितनी है? ए 18 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 15 वर्ष। तो आप देख लीजिए आपके अनुसार क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 15 वर्ष, क्योंकि बौद्ध धर्म में 15 वर्ष के बाद ही कोई व्यक्ति धर्म के संघ में सम्मिलित हो सकता है। बिहार के दो प्रमुख नेता कौन थे जो हरिजन संघ से जुड़े थे? किससे जुड़े थे? हरिजन संघ से बताना है। नाम दिया है यहाँ, आप देख लीजिए। ए जग नारायण एवं जगमोहन राय, बी जगजीवन राम एवं जगलाल चौधरी, सी जगानंद एवं जगलाल चौधरी और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, आपको बताना है हरिजन सेवक संघ से कौन जुड़े हुए थे? तो वो थे जगजीवन राम एवं जगलाल चौधरी। ये दो व्यक्ति थे जो हरिजन संघ सेवक संघ से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी ने 9 मई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया? यानी कि बिहार में 9 मई 1930 को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला उसका नेतृत्व किसने किया था? ए अनुग्रह नारायण सिंह, बी इंदिरा गांधी, सी अधीर रंजन, डी सोनिया गांधी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह के ही नेतृत्व में 9 मई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था बिहार में। प्रश्न है, किस कानून के तहत 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था? यानी कि जब 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया तो वो किस कानून के तहत किया गया था? ऑप्शन ए भारत शिक्षा अधिनियम, बी भारत अंग्रेज अधिनियम, सी भारत रक्षा अधिनियम और डी भारत युद्ध अधिनियम। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। किस अधिनियम के तहत हो गई थी? भारत रक्षा अधिनियम। 9 अगस्त 1942 को जब ये लोग गिरफ्तार हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी कहाँ के निवासी थे? आप लोगों ने मुजफ्फरपुर शहर में जुब्बा सहनी पार्क भी देखा होगा। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन ए है साहेबगंज मुजफ्फरपुर, बी कल्याणपुर पटना, सी चैनपुर सीतामढ़ी और डी मेजरगंज सीतामढ़ी। यहाँ आप देखिए इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके पास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैनपुर सीतामढ़ी। जबकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जुब्बा सहनी पार्क मुजफ्फरपुर में है तो इनका संबंध मुजफ्फरपुर से होगा, तो नहीं,
इनका जो निवासी थे ये थे चैनपुर सीतामढ़ी के। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। केशव प्रसाद सिन्हा का संबंध किस क्रांतिकारी षड्यंत्र से था? केशव प्रसाद सिन्हा जो थे इनका संबंध पूछ रहा है किस क्रांतिकारी षड्यंत्र से था? ए मैनपुरी षड्यंत्र, बी दिल्ली षड्यंत्र, सी रायपुर षड्यंत्र और डी गया षड्यंत्र। केशव प्रसाद सिन्हा का संबंध किस षड्यंत्र से था? तो इनका संबंध बिहार के गया में जो षड्यंत्र कांड हुआ था जिसे गया षड्यंत्र कहते हैं उससे था, यानी कि ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने बिहार को जीता था कौन था? ऑप्शन ए महमूद गजनी, बी बख्तियार खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी मोहम्मद गौरी। वो कौन था जिसने पहली बार बिहार को जीता था? तो वो था बख्तियार खिलजी, जिसने आंध्र विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। तो वो उसका आंसर हो जाएगा आपका बी बख्तियार खिलजी। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, शिशुनाग की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना था? तो देखिए, हर्यक वंश के अंतिम शासक को हराकर गद्दी पर बैठा था शिशुनाग, जिसने शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। लेकिन शिशुनाग की मृत्यु के बाद उस वंश का दूसरा शासक होता है काला शोक। कौन होता है? काला शोक, जिसके शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अशोक का कौशाम्बी लेक किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी झारखंड। कौशाम्बी लेक के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ है? तो कौशाम्बी लेक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है कौशाम्बी लेक? इसी को रानी के लेक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 185 ईस्वी में पाटलिपुत्र पर किस इंडो बैक्टीरियन शासक ने आक्रमण किया था? यानी कि 185 ईस्वी में पाटलिपुत्र जो था इस पर किस इंडो बैक्टीरियन शासक ने, ये इसको हिंद यूनानी शासक भी कहते हैं, ने आक्रमण किया था? ए अजातशत्रु, तो आपको पता है कि अजातशत्रु जो हैं ये हर्यक वंश के थे, तो ये इंडो बैक्टीरियन नहीं हो सकते हैं। बी बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियन नहीं थे। सी गुप्त वंश, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डिमेट्रियस। कौन हो जाएगा? डिमेट्रियस। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के समय 1211 ईस्वी में किसने बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित कर तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना प्रारंभ कर दिया था? किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। ए शकलुद्दीन, बी जलालुद्दीन, सी गयासुद्दीन और डी शमसुद्दीन। तो इल्तुतमिश के ही शासनकाल में 1211 में बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित करके गयासुद्दीन बलबन ने कर वसूलना शुरू कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासउद्दीन। ये सारे गुलाम वंश के ही शासक हुए हैं। चंदायन के रचनाकार कौन है? चंदायन के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है महादेवी वर्मा, नूर मोहम्मद, मुरला दाऊद और इनमें से कोई नहीं। चंदायन के लेखक कौन हैं? देख लीजिए, नंबर 1 में है महादेवी, बी में नूर मोहम्मद, सी में मुरला दाऊद और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी मुरला दाऊद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी मुरला दाऊद। 122वां प्रश्न है आज का, होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट किस तिथि को पटना आई थी? यानी कि एनी बेसेंट जो पटना आती हैं होम रूल आंदोलन के दौरान, तो वो कब आती हैं? उनका डेट और ईयर दोनों बताना है आपको। ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1918, बी 18 अप्रैल 1918, सी 12 अप्रैल 1918 और डी 16 अप्रैल 1918। कब आती हैं वो? 18 अप्रैल 1918 को। कब आती हैं? होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट पटना आती हैं 18 अप्रैल 1918 को। अगला प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में नहर सिंचाई के बदले किसानों से लिया जाने वाला कर का क्या नाम था? चंपारण का जो क्षेत्र था वहाँ नहर से जो सिंचाई किसान करते थे उसके बदले जो कर लिया जाता था उस कर को क्या कहते थे? मुद्रास्फीति, पैन खर्च, कर रोपण,
अपवंचन, यानी कि किस नाम से इस कर को जाना जाता था? तो इस कर को पैन खर्च कहते थे। क्या बोलते थे? पैन खर्च, क्योंकि नहरों की जो निकासी होती थी उसको पैन के नाम से जाना जाता था, तो इसको पैन खर्च कहा जाता था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के क्रम में बिहार की स्थिति को हड़ताल का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो खिलाफत आंदोलन के क्रम में बिहार में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो कब हुआ था, किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए है 19 मार्च 1920, बी 18 मार्च 1920, सी 19 मार्च 1921 और डी है 17 मार्च 1922। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 19 मार्च 1920। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1930 में नमक आंदोलन में बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ भाग लिया था? यहाँ आपके पास ऑप्शन है ए राजगोपालाचारी, बी स्वामीनाथन अय्यर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी गिरिवरधारी चौधरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गिरिवरधारी चौधरी। क्या हो जाएगा? गिरिवरधारी चौधरी। अगला प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी नेता वैकुंठ शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए जमालपुर, बी भागलपुर, सी जलालपुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सी जलालपुर। कहाँ के रहने वाले थे? जलालपुर के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगस्त क्रांति के दौरान 9 अगस्त 1942 को पटना में महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व किस महिला ने किया था? ए सीमा देवी, बी प्रभावती देवी, सी दुर्गावती देवी और डी भगवती देवी। तो पटना में जो महिलाओं का जुलूस था इसका नेतृत्व किया था डी भगवती देवी ने। किसने किया था? भगवती देवी ने। मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ ए सैयद इमदाद अली, बी बख्तियार खिलजी, सी नूर मोहम्मद और डी गयासुद्दीन। तो इसमें से कुछ ऑप्शन तो ऑटोमेटिक छप जाएंगे, क्योंकि बख्तियार खिलजी नहीं होगा, गयासुद्दीन नहीं होगा, ये दोनों सल्तनत काल के शासकों का लिस्ट है। तो अब बचे सैयद इमदाद अली और नूर मोहम्मद में, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सैयद इमदाद अली। सिंह सेन किस शासक का एक अन्य नाम था? सिंह सेन। ऑप्शन ए बिंदुसार, बी धनानंद, सी बिंबिसार और डी अजात शत्रु। तो सिंह सेन नाम की उपाधि जो थी वो बिंदुसार की थी। बिंदुसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक और मगध राज्य का संस्थापक था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है, बिंबा, गोपा, भदक्षिणा आदि किस रानी का नाम है? ए कुमारी शिवसेना, बी राजलक्ष्मी, सी राजकुमारी यशोधरा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमारी यशोधरा। बिंबा, गोपा, भदक्षिणा इन्हीं का नाम था। मिथिला शैली में बांस की आकृति किसकी प्रतीक है? तो बांस को वंश से मिलाया जाता है। ए शिक्षा वृद्धि, बी वंश वृद्धि, सी धर्म वृद्धि और डी इनमें से कोई नहीं। तो बांस को वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्नों से हुआ? ए विमेश चंद्र बनर्जी, बी दीप नारायण सिंह, सी बदरुद्दीन तैयब जी और डी जॉर्ज यूले। तो विमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज यूल ये सब कांग्रेस के अध्यक्षों में से हैं, लगातार पहले, दूसरे और तीसरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह, क्योंकि बात बिहार प्रांतीय कांग्रेस की हो रही है, ना कि नेशनल कांग्रेस की। राज्य में सर्वप्रथम मानसून कृषि उप जोन में आता है। बताना है कि राज्य में सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करता है? जोन 3, जोन 1, जोन 4, जोन 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोन 2, क्योंकि सबसे पहले कृषि का आगमन कहाँ होता है? जोन 2 में होता है। क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस ज़िले में अवस्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि जो बिहार में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है उसके लिए आप देख लीजिए, ऑप्शन ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी गया और डी बक्सर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पटना, क्योंकि पटना एयरपोर्ट का ही नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं।
अगला प्रश्न है कौशल की अंतिम रूप से मगध में किसके शासनकाल में मिला लिया गया था। यानी कौशल्य को किसके शासनकाल में लास्टली मगध में मिला लिया गया था। ए औरंगज़ेब, बी शिशुपाल, सी शाहजहां और डी अजातशत्रु। तो कौशल्य जो था इसको मगध में जीत के मिलाने वाले शासक थे अजातशत्रु। कौन थे मगध में मिलाने वाले शासक। मगध में मिलाने वाले शासक का नाम था अजातशत्रु। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता किससे मुक्त दिलाने के कारण कहा जाता है। यानी कि उन्होंने किससे मुक्ति दिलाई थी, इसके कारण उन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है। ए यूचिकाओं से, बी ईरानियों से, सी यूनानियों से और डी शकों से। तो उनको यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया किस प्रकार का हवाई अड्डा है। चूनापुर जो हवाई अड्डा है पूर्णिया में वो किस प्रकार का है। ए सैनिक, बी सेवा, सी रक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रक्षा, क्योंकि रक्षा के लिए जो हवाई जहाज़ें उड़ान भरती हैं उनके लिए हवाई अड्डा है, पब्लिक के लिए नहीं है। प्रश्न है इंडिका नामक पुस्तक किसकी रचना है। ए स्ट्रैबो, बी सेलुलोकस, सी मेगास्थनीज, डी प्लिनी। तो ये किसकी रचना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडिका है ये इंडिका रचना है मेगास्थनीज की, जो यूनानी राजदूत बन करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। बोधगया में स्थित बोधि मंदिर में एवं ग्रेनाइट में निर्मित रेलिंग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन था। ए डेमोट्रेस, बी कनिंघम, सी फहियान, डी हुएनसांग। सर्वप्रथम बोधि मंदिर एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग के बारे में किसने जानकारी दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिंघम ने। जो पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम, उन्होंने ही सबसे पहले इसके विषय में लोगों को बताया था। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक खुलासत उस तारीख किसकी रचना है। खुलासत उस तारीख किसकी रचना है। ए राजश्री शाहू महाराज, बी महाराज कल्याण सिंह, सी महाराज शिवाजीराव और डी महाराज राणा प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा कल्याण सिंह, क्योंकि खुलासत उस तारीख जो है वो महाराजा कल्याण सिंह की लिखी हुई पुस्तक है। अगला प्रश्न है बिहार का शासक बनने के बाद हज़रत आला की पदवी किसने धारण की थी। यानी कि बिहार का राजा बनने के बाद हज़रत आला की पदवी किसने धारण की थी। ऑप्शन ए ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी औरंगज़ेब, सी शाहजहां और डी शेर शाह सूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, शेर शाह। जब शेर शाह बिहार का शासक बना था तो उसने हज़रत आला की उपाधि ली थी। वैशाली स्थित सिंह स्तंभ की स्थापना किसने की थी। ए अशोक, बी बिंदुसार, सी बिंबिसार और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक, क्योंकि वैशाली में बौद्ध स्तूप में सिंह का निर्माण अशोक ने ही करवाया था, इसीलिए उसे अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया था। ए बख्तियार खिलजी, बी जलालुद्दीन, सी गयासुद्दीन, डी नूर मोहम्मद। तो नालंदा विश्वविद्यालय को एक दुर्ग समझकर नष्ट करने वाला शासक बख्तियार खिलजी था। कौन था, बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है कितने पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों को राज्य सरकार ने वन जीव एवं पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए निर्धारित किया है। यानी कि बिहार में कितने पर्यावरणीय क्षेत्र हैं जिनको राज्य सरकार ने वन जीव एवं पक्षी के लिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से सुरक्षित घोषित किया। ए 14, बी 15, सी 13 और डी 16। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 13। यानी कि 13 ऐसे क्षेत्र हैं जो अंडरलाइन किए गए हैं। अगला प्रश्न है महावीर को ज्ञान प्राप्ति के कितने समय की कठोर तपस्या के बाद हुई। यानी कि कितने समय तक कठोर तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ए 18 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 16 वर्ष और डी 14 वर्ष। तो मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध को तो मात्र 6 वर्ष की तपस्या के बाद ही ज्ञान मिल गया था, लेकिन महावीर स्वामी का ये पीरियड थोड़ा लंबा है और 12 वर्ष का समय इनको लगता है ज्ञान की प्राप्ति करने में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को।
किला कुहना मस्जिद का निर्माण किसने और कहाँ करवाया था? किला कुहना, ए शेर शाह दिल्ली, बी शमसुद्दीन दिल्ली, सी नूर मोहम्मद पटना और डी इनमें से कोई नहीं। किसने करवाया था? तो शेर शाह ने दिल्ली में कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था, किला कुहना मस्जिद। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? ए कनिंघम, बी शेरशाह, सी अजातशत्रु और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय पुरातत्व विभाग को जन्म देने वाले या उसकी स्थापना करने वाले हैं लॉर्ड कनिंघम, तो इन्हीं को जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मिथिला के ब्राह्मण समुदाय की जातिगत त्यौहार क्या है? मिथिला का जो ब्राह्मण समुदाय है उसका अपनी जाति के लोगों के साथ कौन सा फेस्टिवल मनाता है? ए कोजगरा, बी चौरचन, सी जौड़चंद्र और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं वो लोग? कोजगरा मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कोजगरा। बिहार के पूर्णिया ज़िला भूकंप प्रभावित किस जोन में आता है? यानी कि भूकंप से प्रभावित होने वाले ज़िलों में पूर्णिया ज़िला किस जोन में आता है? आपको बताना, जोन 1, जोन ए, जोन 2, बी जोन 1, सी जोन 4 और डी जोन 5। इनमें से कौन से जोन में आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोन 5 यानी कि डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? जोन 5 यानी कि डी आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, राज सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोप्टस आदि नाम से किस राजा को जाना जाता है? ए इंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा सैंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस कह के पुकारा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। इसका सही आंसर हो जाएगा 150 क्वेश्चन का हो जाएगा सी। कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो हमने इस तरह आपके साथ 50-50-50 करके आज पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज के 50 प्रश्नों में आपके कितने उत्तर सही हुए आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते रहें। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाय बाय।